खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक पागल है। जेल के अंदर जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। किस तरीके से उन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं आसाम में, उनको पता है जिस दिन भी सरकार गई हिमंता को जेल में रहना होगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा इन द कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति उनके यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं तो हमें खुशी है कि हम ऐसे सत्ता के, ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ते रहेंगे। पर उन्होंने लीगल एक्शन लिया है, एफआईआर हुई है, असम की पुलिस दिल्ली तक पहुंची है, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस या खेड़ा जी जो बोल के फंस गए हैं? नहीं, फंस क्या गए हैं, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, वो चाहे 50 एफआईआर लिख दें, हमारी सरकार होगी हम 50 एफआईआर लिख देंगे, उसमें एफआईआर लिखने से क्या होता है? वो दोषी हैं कि नहीं, है तो न्यायालय को तय करना है। न्यायालय बताएगा कि उन्होंने जो दस्तावेज जारी किए हैं वो सच है या झूठ है, ये तो जांच का विषय है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आती है इस समय असम पुलिस, क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद भी अगर पुलिस हिमंता बिस्वा की सुन रही है तो ये इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत नहीं नजर आती आपको? पर जिस तरह से आजम खान का मामला था, फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड के मामले में वो जेल काट रहे हैं, अब अगर इतना बड़ा मामला है कि तीन उनके फर्जी पासपोर्ट पाए जा रहे हैं, तो नहीं लगता कि यहाँ पर भी लीगल एक्शन की कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से शुरू होनी चाहिए? कांग्रेस तो सरकार में अगर होती तो लीगल एक्शन शुरू होता। ये जो मामला है ये केंद्र का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसकी जांच कर सकती है। हमारे पास तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है नहीं, तो हम कैसे जांच करेंगे? ये तो सरकार को, तो जयशंकर को या मोदी को आगे आकर इसकी जांच करानी चाहिए कि इनके अगर आरोप लगे हैं कि 52,000 करोड़ रुपये व्यमिंग यूएस में है, इनका जो भाई है जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिसका परिवार दुबई में रहता है, 18 लाख रुपए वेतन है उसके भाई का, लेकिन उसका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी 21 लाख रुपए फीस है। कैसे एक अधिकारी का परिवार दुबई में रह रहा है और इतनी लैविश लाइफस्टाइल को कैसे जी रहा है? ये तो जांच का विषय है। इसमें तो जांच होनी चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है ये आदमी। इसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। असम के अंदर आज के डेट में फ्री वॉइस नहीं, चाय के भगान से लेकर जितनी भी किसानों की ज़मीन है उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा की फैमिली कब्जा किया जा रही है। तो क्या ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्या? जो बेसिकली भ्रष्टाचार फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है वो इस तरीके की भाषा हर जगह करता है। वो मोदी को भी गाली देगा, आप रुकिए 2-3 साल, ये मोदी अमित शाह को भी गाली देगा। देखिए, गालीबाज का जो हुनर होता है वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ होता है। वो आज राहुल गांधी जी और मोदी जी को, खड़गे जी को गाली दे रहा है, कल वो अमित शाह और मोदी और अडवाणी सबको गाली देगा। वो उसके संस्कार का हिस्सा है। वो क्या करता था उसकी जांच करो, किसकी लाइजनिंग करता था, उल्फा की लाइजनिंग करता था, किसकी लाइजनिंग करता था। तो क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती इन पर? भाई, सरकार अगर हमारी होती तो हम कार्रवाई करते हैं। माननीय न्यायालय में भी अगर हम जाएंगे तो आज के डेट में जो हमारे सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, वो इतना ऑफेंड हो जाते हैं जैसे उनके किसी परिवार के मुखिया को किसी ने कुछ बोल दिया हो। आप एक पिटीशन लगाइए। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि सरकार पीआईएल को केंद्र सुप्रीम कोर्ट कह रही है पीआईएल को ख़त्म कर देना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को ख़त्म करने की योजना सरकार बना चुकी है, क्योंकि पब्लिक का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो इंटरेस्ट है वो अडानी इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए, अंबानी इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए। पीआईएल तक को खत्म करने की बात अगर सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत के अंडर में कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में किसको न्याय मिलेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बताते हैं कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो लगातार करते रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय देश के सबसे बड़े दलित नेता, और उनका संघर्ष लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि किस प्रकार उनके परिवार के पास साथ दुर्घटना हुई और उसके बाद वो एक ब्लॉक अध्यक्ष आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे आदमी के लिए, बुजुर्ग आदमी के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये बताता है कि हिमंता पूरी तरह फ्रस्ट्रेट है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ये कांग्रेस जो है वो इतना तिलमिलाई हुई है। अच्छा, सरकार पिछले साल से 12 साल से इनकी है। घुसपैठिए अगर असम में घुस रहे हैं तो वो बॉर्डर से घुस रहे होंगे, तो बॉर्डर जो पुलिस है वो तो केंद्र के हाथ में है। ये तो अमित शाह को गाली दे रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह को गाली दे रहा है कि अमित शाह एक नंबर का निठल्ला गृह मंत्री है, जिसके राज्य में इसके गृह मंत्री होते हुए भी देश के अंदर लोग घुसते आ रहे हैं। ये तो रक्षा मंत्री अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को निठल्ला कह रहा है। ये तो अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पर वो तो खुद मुद्दा उठाते हैं घुसपैठिए का। अमित शाह जी ने आके फिर क्या ये बयान दिया। तो अपने आप को भी गाली देने का हुनर अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। अपने आप को जिस प्रकार सावरकर ने वीर कहा,
उसी प्रकार अमित शाह अपने आप को निठल्ला कहते नजर आ रहे हैं हर जगह। तो कांग्रेस चाहती है घुसपैठिए निकले। अरे कोई भी देश चाहेगा घुसपैठिए, जो हमारे लीगल जो लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, जो सिटीजन है वो रहेंगे, जो इलीगल है वो बाहर जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसकी जांच होती है। ये नहीं कि आप चुनावी मंच पर चल के किसी को भी गाली देने का काम करें। और जिस प्रकार का भाषा वो प्रयोग करते रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, कहता है कि मैं बिना किसी राग द्वेष के लोगों के साथ न्याय करूंगा, उसी संविधान उसी ओथ की अवहेलना करता है। और दुख की बात यह है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे लीगल सिस्टम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको ओथ तोड़ने पर आपको बर्खास्त कर दिया जाए। वो कहता है कि कोई मियाँ 5 रुपये मांगे तो आपको 4 रुपया देना है। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की तो नहीं हो सकती, एक सड़क छाप गुंडे की जरूर हो सकती है। जनता को ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से तो घुसपैठिया एक मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप है, विपक्षी दल इस पर चुप है। तो क्या कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है घुसपैठ का? क्योंकि मीडिया पर भी यही सारी चीजें घुसपैठ अगर हो रही है, जिसकी सरकार है वो करेगी ना घुसपैठियों पर काम। घुसपैठिए तो ऐसे नहीं है हवा में उड़कर आ रहे हैं, घुसपैठिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा को पार करके आ रहे होंगे। सवाल वही है ना, ये तो मुद्दा आपको बनाना चाहिए था ना। नहीं, ये तो मुद्दा है, लेकिन घुसपैठिए इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है। इस देश का मुद्दा है कि 800-900 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर आज के डेट में 4000 रुपए 5000 रुपए का मिल रहा है। मुद्दा ये है कि देश के कई राजधानियों से मजदूर और छात्र पलायन कर रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, क्योंकि गैस नहीं है। देश का ये मुद्दा है कि 1.5 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का ये मुद्दा है कि इस देश के अंदर हर घंटे एक बलात्कार होता है। अगर ये देश का मुद्दा नहीं है तो मुझे माफी चाहता हूँ। मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। अगर नहीं होता तो हमें नहीं लड़ना है। तो हम तो वही कह रहे हैं ना, हम तो चाइना गेट के जगीरा नहीं है। हमारे पास मोदी और फांसीवाद से लड़ने की हिम्मत तो है, लेकिन इनके जितना कमीनापन नहीं है। सर, आपने रोजगार की बात करी, ये यहाँ पर भी घुसपैठ का मुद्दा उठता है कि हमारे देश के युवाओं का रोजगार घुसपैठिए खा रहे हैं। यहाँ तक बयान आते हैं। कौन घुसपैठिए खा रहा है? जो बाहर से मैं तो कभी नहीं देखा। जैसे हम लोग इंडिया में लोग देखते हैं कि लोग मरे जा रहे हैं कि यूके का वीजा मिल जाए, कोई मरा जा रहा है कि अमेरिका का वीजा मिल जाए, कोई मरा जा रहा है कि उसे दुबई में नौकरी मिल जाए। मैं आज तक ऐसे किसी अमरीकी या फिर किसी दुबई वाले को, अमीराती को, या फिर ब्रिटेन के आदमी को, या अमेरिका के आदमी को, स्पेन के आदमी को, साउथ अमेरिका के आदमी को देखा हो कि वो कहता हो कि मुझे भारत में नौकरी करने जाना है। कौन घुसपैठिया आके नौकरी खा रहा है भाई? ये तो फालतू बकवास बात है। लॉजिक देखो, इलॉजिकल का कोई लॉजिक नहीं होता। कोई घुसपैठिए कौन नौकरी पा रहा है? एक तो आपके लोग जाकर 5-5 लाख 10-10 लाख की संख्या में जीसीसी कंट्रीज में जाकर नौकरी कर रहे हैं, वो आप बात नहीं कर रहे। आपके लोग जाकर अमेरिका में लोगों की नौकरी खा रहे हैं, आपके लोग जाकर ब्रिटेन में नौकरी खा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं आपकी नौकरी कौन खा रहा है? नौकरी होनी तो चाहिए। बांग्लादेशी कैसे आए बांग्लादेशी? मैं यही मुद्दा उठा रहा हूं कि इस देश का गृह मंत्री, इस देश का रक्षा मंत्री अगर निठल्ला होगा तभी बांग्लादेश से लोग अंदर आ पाएंगे। ऐसे तो कोई आ नहीं पाएगा अंदर। दीदी ने मौके दिए। इन्होंने, ये तो शेख हसीना इनकी दोस्त है, उसको तो पनाह दे। एक अवैध बांग्लादेशी को इन्होंने पनाह दे रखी है। भाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की अगर ये बात कर रहे हैं तो इस समय भारत में एक ही बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो है शेख हसीना। उसको बाहर निकालिए पहले, उसको तो आपने पनाह दे रखी है। अच्छा सर, अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था उसमें विराम लगा, युद्ध विराम लगा 15 दिन के लिए। अब इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है कि उसने मध्यस्थता कराई है। सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन हमारे देश की कूटनीति किस स्तर पर है? ये शर्म की बात है भारत के लिए। एक कूटनीतिक फेलियर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जहाँ भारत दुनिया को, एशिया को दिशा दिखाने की शक्ति रखता है, उस देश को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान जैसे डूबते हुए इकोनॉमी ने जाकर वहाँ डिप्लोमेसी का झंडा फहरा दिया, और हम कुछ क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण ये है कि हमारी फाइलें हैं। बीबी ने, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन, उसने दरअसल फाइलें बना रखी हैं। एप्स्टीन फाइल उसी का है प्रोजेक्ट। अब जिसकी फाइल बनी रखी है वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। भारत ने डिप्लोमेटिक फेलियर के रूप में ईरान तक को खो दिया। आज के डेट में ईरान हमारा एक बहुत बड़ा एलाई होता था। भारत में यूको बैंक जो आज बचा है वो ईरान की वजह से बचा हुआ है। उस बैंक, आज ईरान के साथ हमारे संबंध खराब, नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध खराब, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब, चाइना के साथ भी अभी हमने हल्का फुल्का फ्लर्ट किया था, लेकिन वापस हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के सामने जाके सरेंडर कर दिए।
पूरे एशिया में हमने अपने आसपास के लोगों से दुश्मनी लेकर रखी है। ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। अमेरिका को तो अपना माल बेचना है, जहाज बेचना है, अपने हथियार बेचने हैं। इजराइल को अपना हथियार बेचना है। लेकिन जब आपके ऊपर विपदा आएगी तो आपके नेबरिंग कंट्रीज तो आपका साथ देंगे। आज हम घिर चुके हैं। मोदी ने अपनी वाहवाही के चक्कर में भारत को आइसोलेट कर दिया है पूरे एशिया के अंदर। तो अगर मोदी की वाहवाही हो रही है तो देश की तो वाहवाही हो रही है, वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को। मोदी देश नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नहीं, रिप्रेजेंट देश के नहीं। प्रधानमंत्री की अगर कहीं तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश की वाहवाही हो। अगर देखिए मोदी की कोई भी रैली होती है, कहीं भी सभा होती है, तो लोग ये नहीं कहते इंडिया इंडिया भारत भारत नहीं कहते, लोग मोदी मोदी कहते हैं। अगर इतना ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया के नारे क्यों नहीं लगते हैं? भारत भारत के नारे क्यों नहीं लगते? हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते हैं? मोदी मोदी के नारे लगते हैं। सारे योजनाएं जो बन रही हैं, आप देखिए दिल्ली भर में, किसी मंत्री की फोटो देखी आपने? जो मंत्रालय मोदी जी को जिसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है, उस मंत्रालय पर उनका फोटो लगा हुआ है। मोदी इंडिया नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है। 10-12 साल में इन्होंने आकर भारत को डिस्टर्ब करने का काम किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय बदलेगा और भारत को हम फिर से रिक्लेम करेंगे। जिस भारत की हम बात करते थे, आज सोशल मीडिया पर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, जो रेस्ट्रिक्शन आज फील हो रही है, क्या आपका दम नहीं घुट रहा है? तो भारत अगर लोकतंत्र है तो उसे साबित करना पड़ेगा नागरिकों को। नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि बताना कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस देश को आज के डेट में, मैं ये नहीं कहता भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सेमी डिक्टेटरशिप कंट्री है, जिस बात को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम तो लोकतंत्र की माँ कहे जाते हैं, आप कह रहे हो कि लोकतंत्र ही नहीं है। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी विद अ मिसकैरेज। हम मदर तो बनने वाले थे, लेकिन हमारा मिसकैरेज हो गया, मर गया हमारा डेमोक्रेसी। मोदी जी फादरलैंड उसे बताते हैं भाई, उनका फादर हो सकता है इजराइल। हम सबको अपने अपने फादर का नाम हमारे पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। मोदी एकमात्र है जिन्होंने अपने फादर बेंजामिन नेतन्याहू को मना लिया। भाई, इजराइल से हमारा क्या लेना देना? इजराइल कब से हमारा फादरलैंड हो गया? ये मदर फादर क्या होता है? जमीन जमीन होती है यार। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान अब वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि बिना नरेंद्र मोदी के दुनिया के किसी भी मुद्दे पर कोई भी देश कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अमित शाह को कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया में क्या निर्णय हो रहे हैं। पूरा यूरोप किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, पूरा साउथ अमेरिका किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कौन पूछ रहा है मोदी को यार? क्या उपलब्धता है मोदी की? जस्ट वो ट्रम्प की चमचागिरी करने में, जस्ट ट्रम्प की चमचागिरी करने से आप महान नहीं बन जाते हैं। भारत ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखा है जिसने निक्सन का फोन रख दिया और बोला जो कर सकता है वो कर ले। तो भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरी दुनिया में। 1.5 बिलियन लोग इस देश के अंदर रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इस पावर को लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी के लिए, तो ये दुख की बात है कि एक अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये युद्ध विराम को आप क्या देखते हैं? अमेरिका की हार के रूप में देखते हैं या इसके पीछे कोई और? देखिए, अमेरिका हार चुका है। ईरान की वॉर अमेरिका हार चुका है, इजराइल भी हार चुका है। इन्होंने जो भ्रम पाला था कि हम आएंगे 4 दिन में तेहरान पर झंडा लहरा देंगे, पूरा भ्रम टूट गया। ईरान ने बता दिया कि असली जो धुरंधर है वो ईरान है। ईरान ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया। जो अमेरिका आज के डेट में ट्रम्प रो रहा है कि उसे सेफ एग्जिट मिल जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज बंद हो गया, जिसका नुकसान किसको हो रहा है? जब अयोतुल्ला जी की मृत्यु हुई, भारत की जिम्मेदारी थी कि जाकर वहाँ श्रद्धांजलि देना, पर एप्स्टीन फाइल के चक्कर में हम लोग डरे हुए रहे, नहीं हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे। आज ये हालत है कि पलायन करने पर लोग मजबूर हैं इस देश के अंदर। मोदी जी जिक्र कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स का, धुरंधर का। कश्मीर फाइल्स फेक है, केरला फाइल्स फेक है, असली सिर्फ है एप्स्टीन फाइल, जिसमें लिखा है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प के कहने पर इजराइल में जाकर नाच गाना किया है। तो यार, हम प्रधानमंत्री चुनने थे, नचनिया बजनिया तो चुनने नहीं आए थे। बहुत सारे लोग मीडिया पर भी ये बात होती है कि सिर्फ मोदी का या सिर्फ और किसी का नाम नहीं, बल्कि विपक्ष के नेताओं का भी इसमें नाम है। किस संदर्भ में नाम है? डिस्कशन में नाम है या वो इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, उसमें नाम है? राहुल गांधी जी का नाम दिखाइए, खड़गे जी का नाम दिखाइए कि इन्होंने कुछ किया हो। नाम तो इनका है, इनके मिनिस्टर का, हरदीप पुरी का, जो एप्स्टीन से मिला जाकर, जानते हुए भी कि वो चाइल्ड मोलेस्टर है, चाइल्ड रेपिस्ट है, उसको कन्विक्टेड चाइल्ड रेपिस्ट था वो। ऐसा नहीं था कि जब वो मिले तो वो सब्सिडीज मैटर था। ही वॉज अ कन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर, चाइल्ड रेपिस्ट, जिसे
हरदीप पुरी जाकर 3 से 4 बार मुलाकात की है और इंटरव्यू में भी उन्होंने स्वीकार किया। क्यों मिल रहे थे भाई? एप्स्टीन जो था वो मोसाद के लिए काम करता था। हमारा विदेश मंत्री मोसाद के एजेंट से जो चाइल्ड रेपिस्ट है, चाइल्ड मोलेस्टर है, किस लिए मिलने गया था? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जांच होगी। ये चिंता ना करें, इनके बुत गिराए नहीं जाएंगे, बुत रखे जाएंगे ताकि उन पर कालिखे पोती जा सके। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये जो मध्यस्थता हुई है, क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई साजिश है, षड्यंत्र है कि वो दोबारा हमला कर सकता है, या फिर अमेरिका पीछे हट चुका है, डर चुका है? क्या अमेरिका तो डर चुका है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है बहुत लंबे समय, क्योंकि कल जो खबर आई कि फ्रांस ने अपना 129 टन ऑफ गोल्ड जो अमेरिका के बैंकों में था उसको बेच दिया और उतने का ही यूरोप में खरीद लिया। तो लोग भी डरे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति, उनका पैसा अमेरिका में लगा हुआ है और जब तक ये वॉर चलेगी स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, पैसा नहीं बनेगा। तो ये सारा खेल पैसों का ही है, तो पैसे वाले लोग इसको बहुत लंबा नहीं चलने देंगे।